गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार और आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सेचल्स का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पिछले 2 सेट हम लोग का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पर देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट, जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़े कि 169 सेंटीमीटर एक लंबा आदमी है जिसकी छाया 130 मीटर लंबी पड़ती है। बोलता है कि यदि खंबे की छाया 420 सेंटीमीटर लंबी हो तो उसकी लंबाई कितनी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन को हम लोग रेशियो बेस पे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि 169 सेंटीमीटर कोई लंबा आदमी है, 169 सेंटीमीटर लंबा आदमी है जिसकी छाया की लंबाई कितना है बच्चों? 130। तो देखो तो स्टूडेंट्स 169 169 सेंटीमीटर कोई लंबा आदमी है और इसकी छाया कितनी बन रही है स्टूडेंट्स? तो 130 सेंटीमीटर लंबी इसकी छाया। 169 मीटर लंबा जब आदमी है तो उसकी छाया कितनी बन रही है? 130। जब 169 सेंटीमीटर लंबा आदमी है, ये आदमी की लंबाई है 169 169, तो उसकी छाया कितनी बन रही है? 130। तो ऊपर हमने लिखा है आदमी की लंबाई है और नीचे हमने लिखे उसकी छाया की लंबाई। तो प्रश्न में आपसे बोलता है यदि खंबे की छाया 420 हो तो आदमी की लंबाई क्या है? प्रश्न में दे दिया है कि खंबे की छाया, अब छाया की लंबाई दे दिया है 420, तो आदमी की लंबाई पूछ रहा है। तो हमको नहीं पता कि आदमी की लंबाई कितनी होगी, तो हमने माना आदमी की लंबाई स्टूडेंट्स x मान लिया, आदमी की लंबाई x मान लिया और छाया की लंबाई कितना दिया है बच्चों? 420। तो हमने माना कि 1 सेंटीमीटर लंबा आदमी होगा जिसकी छाया कितनी बन रही है? 420। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान से ये समझना है कि देखो हमने ऊपर आदमी की लंबाई लिखा है तो नीचे छाया की लंबाई लिखा है। जब ऊपर आदमी की लंबाई तो नीचे किसकी लंबाई है? छाया की। तो यहां भी ऊपर आदमी की लंबाई और नीचे किसकी है? छाया की लंबाई। तो स्टूडेंट्स अब देखो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगा। अच्छा 13 इस संख्या को काटेगा, 13 इसको कितने बार में काटेगा बच्चों? 13 बार में। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको गुना करना है 42 में 13 से गुना, 42 में किससे गुना करना है? 13 से। तो x बराबर 42 गुने 13। अब स्टूडेंट्स आप चाहो तो गुना करो और डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हो कि देखो इसकी इकाई अंक पे गुना करने पे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, और इकाई अंक पे गुना करने पे हमेशा 6 आएगा और एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन आप देख सकते हो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन सी है जिसकी यूनिट डिजिट पे 6 है। यानी कि सवाल का उत्तर कितना होगा बच्चों? 546 सेंटीमीटर, 546 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का उत्तर होगा बच्चों 546 सेंटीमीटर। आप यहाँ यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हुआ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक, 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों को जोड़कर उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्न में से किससे विभाजित होगी? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 5, सी में है 6 और डी में 9। बोलता है कि 100 और 1000 के बीच कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, 100 और 1000 के बीच। तो 100 और 1000 के बीच का मतलब हुआ यहाँ बच्चों, यहाँ हमने लिखा 100 और यहाँ हमने बच्चों लिखा 1000 और इसके बीच के पूर्णांक संख्या, इसके बीच के पूर्णांक संख्या कहने का मतलब यहाँ बच्चों 101, 102, 103, 104 डॉट 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 कहाँ तक बच्चों? तो 999 तक। यही जो संख्या है, नंबर है, वह 100 और 1000 के बीच है। कौन? 101 से लेकर 101 से लेकर 999 तक जो संख्या है वह 100 और 1000 के बीच में है। तो बोला है कि 100 और 1000 के बीच में किसी पूर्णांक संख्या को उसके अंकों से घटाया जाए तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो बच्चों आप कोई भी नंबर ले लो जो 100 और 1000 के बीच होना चाहिए। कोई भी नंबर अपने मन से आप एज्यूम कर लो, कोई भी संख्या आप ले सकते हो और कोई भी नंबर लेने के लिए आप आजाद हैं। तो चलो हम लोग एक नंबर लेते हैं जो 100 और 1000 के बीच में होगा। तो हमने नंबर लिया 101, हमने नंबर बच्चों कितना लिया? 101, और बोला है इसके अंकों से घटाया जाए। इस संख्या जो पूर्णांक हमने लिया उसके अंकों से इसे घटाया
घटाया जाए तो इसके अंकों का योग घटाते हैं बच्चों। तो इसके अंक कौन कौन है बच्चों? तो 1 है, प्लस और कौन है? 0 है, और कौन है? 1 है। तो अंकों से घटा दिए तो देखो ये 101 है और एक कितना? 2। 101 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 99। तो यह संख्या किससे हमेशा विभाज्य है? यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य है? तो देखो स्टूडेंट्स, ये संख्या हमेशा 9 से विभाज्य है। ये संख्या हमेशा किससे विभाज्य है? 9 से। कहीं बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। जब 9 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्य है। तो देख लीजिए बच्चों, आपके ऑप्शन में 3 नहीं है, आपके ऑप्शन में 3 नहीं है, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य है? तो देखिए ये संख्या 9 से विभाज्य है। अब आप कोई भी और नंबर चेक कर सकते हो। जैसे एक हम नंबर लेते हैं बच्चों, यहाँ 203, हम लोग यहाँ नंबर एक लेते हैं 203। देख लीजिए बच्चों, इसके अंकों को योग से इसे घटाया जाए तो इसके अंक कौन है? तो 2, और फिर अंक कौन है? 0, फिर अंक कौन है बच्चों? 3। तो इसके अंकों के योग से घटा दिए तो अंकों का योग 2 और 3 कितना होगा बच्चों? 5। 2 और 3 कितना होगा? 5। अब 203 में से जब आप 5 घटाइएगा तो कितना आएगा बच्चों? 198, 198। और यह संख्या देखिए हमेशा किससे विभाजित होगी? 9 से। यह संख्या किससे विभाजित है? 9 से। स्टूडेंट, 9 से कटने का नियम यह होता है कि उसके अंकों का योग कट जाए या फिर उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। देखिए इसका डिजिटल सम यहाँ भी 9 और ये भी 9, यानी यह संख्या 9 से कट जाएगा। इसका भी डिजिटल सम 9 ही आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ देखो 1 और 8, 9 और 9, यानी यह संख्या निश्चित तौर पर कट जाएगी। कोई बच्चे सोच रहे हैं कि और कोई नंबर लेकर चेक कर लें। जी बच्चों, आप जैसे एक नंबर ले लो 456, 456, 456। अब इसके अंकों के योग से इसे घटाते हैं बच्चों। चलो, इसके अंक कौन है बच्चे? 4, फिर अंक कौन है? 5, फिर अंक कौन है? 6। अंकों के योग से इसे घटा दिया जाए तो देखिए अंकों का योग 6, 4, 10 और 5, 15, यानी 456 में से कितना घटाना है बच्चों? 15। 456 में से जब 15 घटाओगे बच्चों तो देखो तो 15 घटाने पे यहाँ कितना आएगा बच्चों? यहाँ 1, और यहाँ कितना बच्चों? 4, और यहाँ कितना? 4, यानी 441। देखेंगे यह संख्या 9 से विभाज्य है, यानी तो 9 से विभाज्य होने के लिए उसका डिजिटल सम यानी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9। देखिए 4, 4, 8 है 9, यानी यह भी संख्या 9 से विभाज्य है। आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक नंबर हम लेते हैं 872, 872। बच्चों देख लीजिए तो इसका डिजिटल तो अंकों का योग, तो इसका अंकों का योग तो देखो 8, फिर कितना है बच्चों? 7, फिर कितना है? 2। अंकों का योग कितना? तो 8, 2, 10 और 7, 17। तो इस संख्या में से कितना घटाना है बच्चों? 17 घटाना है। चलो, जब 17 आप घटाओगे तो सबसे पहले देख लो बच्चों, यहाँ 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया तो कितना बच्चों? 5। और फिर देखो तो यहाँ 6 में से 1 गया तो कितना बच्चों? 5। और फिर यहाँ कितना बच्चों? 8, यानी 855 आएगा। 855 देखेंगे बच्चों, ये संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने के लिए मैंने बताया उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? तो 9 होना चाहिए। 9 से कट जाए तो देखो तो 5, 5, 10 और 8, 18, यानी यह भी संख्या 9 से विभाज्य है। तो निश्चित तौर पर कि 1000 और 1000 के 100 और 1000 के बीच की कोई भी संख्या को यदि उसके अंकों के योग से घटा देते हैं तो वह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो वह संख्या 9 से हमेशा विभाज्य होगी। तो आइए अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि एक लाइन ग्राफ आपसे ऑप्शन ए में पूछा गया है कि समय के साथ प्रवृत्ति को दर्शाता है, बी में संरचनाओं की तुलना करता है, सी में तुलना करता है और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, क्या है कि एक लाइन ग्राफ के बारे में बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब क्या होगा कि एक लाइन ग्राफ जो है वह समय के साथ किसी भी चीज को बढ़ते या घटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे आप क्रिकेट देखते होगे स्टूडेंट्स, क्रिकेट मैच जब मैच देखते होगे तो देखोगे कि जो स्कोर बोर्ड होता है तो वहां रन रेट आप देखते होगे कि रन रेट ओवर के साथ या तो बढ़ने को दर्शाता है या फिर घटने को दर्शाता है। तो समय के साथ ओवर के साथ रन रेट बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, जिसे हम लोग एक लाइन बार ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? बोलता है कि एक लाइन ग्राफ समय के साथ प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये तो सही ऑप्शन है कि एक लाइन जो ग्राफ है वह समय के साथ प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे
कोई व्यक्ति का उसके आमदनी के अनुसार उसका बचत बढ़ भी सकता है और उसका बचत घट भी सकता है। तो यह डिपेंड किस पे करता है, समय के साथ, कि जैसा भी लॉकडाउन का सिचुएशन था स्टूडेंट्स, तो वहां आपकी इनकम के अनुसार बचत बढ़ भी सकता है या फिर आपका बचत घट भी सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब ए है कि एक लाइन ग्राफ समय के साथ प्रवृत्ति को दर्शाता है, ये सही जवाब है। तो इस सवाल का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ट्रिगो से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं sin 3 थीटा इंटू sec 2 थीटा इक्वल टू 1 देन 3 tan स्क्वायर 5 थीटा। यहाँ बच्चों 50 नहीं है 5 थीटा है, अगर वहाँ 50 देख रहा है तो मिस्टेक से है, 5 थीटा है, 5 थीटा बाई 2 माइनस 1। इसका आपसे मान पूछा गया बच्चों। जैसा कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, क्या है कि sin 3 थीटा इंटू sec 2 थीटा इक्वल टू 1। तो आपसे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 tan स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर व्हाट, यही बच्चों क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों यहाँ जो 50 है वो 50 नहीं 5 थीटा था। देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ sin 3 थीटा इक्वल टू 1 बाई sec 2 थीटा लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ इंटू में है, बटा में गया तो डिवाइड में आ गया, इक्वल टू उधर गया तो बटा में आ गया स्टूडेंट्स। यानी देखो तो स्टूडेंट्स sin 3 थीटा आप लोग जानते हैं कि 1 बाई सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि सेक और कॉस दोनों एक दूसरे की इन्वर्स हैं, तो 1 बाई सेक 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कॉस 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों ये बताइए, क्या हम लोग कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में हमने चेंज कर दिया, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखे साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस जो 2 थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। इस पैटर्न पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा बोल सकते हैं बच्चों। अब -2 इधर, -2 थीटा इधर आएगा तो +2 थीटा, -2 थीटा इधर है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा +2 थीटा, 3 थीटा और +2 थीटा यानी 5 थीटा। तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों 18 डिग्री। थीटा का हमने वैल्यू निकाल दिया, थीटा कितना है 18 डिग्री। अब जो थीटा वैल्यू है यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो, आपका मान आ जाएगा। जैसा देखो स्टूडेंट्स यहाँ ओरल कर सकते हो। देखो तो स्टूडेंट जब यहाँ थीटा की जगह 18 रखोगे तो 18 में जब 5 से गुना होगा तो 18 पचे कितना बच्चों 90, 18 पचे 90। यहाँ थीटा का वैल्यू जो 18 है यहाँ आप 18 पुट कर दो, 18 पचे 90, 90 में जब आप 2 से भाग दे दो तो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45। तो बच्चों यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कितना बच्चों 1। बच्चों आप सभी लोग जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। अब देखो तो यहाँ बच्चों कितना है 3 और 3 में से जब 1 गया तो कितना आएगा 2, यानी इस सवाल का उत्तर होगा 2, जो आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं बच्चों। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी है। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ हमने थीटा 18 लाया, यहाँ थीटा 18 रखें, 18 में जब 5 से आप गुना करोगे बच्चों तो 90 और 90 में जब 2 से भाग दिए तो 45। अब देखो बच्चों tan 45 का मान कितना होगा 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा और 1 में जब 3 से गुना करोगे तो 3 और 3 में से गया तो कितना 2, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को कर रहा है तो 5 दिन में, बी करे तो 10 दिन में और सी करे तो बाबू 15 दिन में। बोलता है ए बी तथा सी ने एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपये लेते हैं, तो बताएं उनमें बी का हिस्सा क्या हो। 3 लोग हैं, कौन कौन, ए बी सी। अगर ए किसी काम को करता है तो 5 दिन में, बी करे तो 10 दिन में और सी करे तो 15 दिन में, और तीनों ने उस काम को करने के लिए ठेका
लिया था बाबू और ठेका कितने का था 8800 रुपये का। तो बताएं इसमें बी का हिस्सा क्या है। बी का हिस्सा आपसे पूछ रखा है कि बी को कितने रुपए मजदूरी होगी। बच्चों यहाँ देखो तो ए, बी और सी, तो तीनों का बच्चों डे दिया हुआ है। डे क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो ए करता है तो 5 दिन में, बी करता है तो 10 दिन में और सी करता है तो 15 दिन में। तीनों का रेशियो दिया है कि ए करे तो 5 दिन में, बी करे तो 10 दिन में और सी करे तो 15 दिन में। तो यहाँ हम रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ रेशियो क्या आएगा बच्चों, तो 5 से ये एक बार में संख्या कट जाएगी, 5 से ये कितने बार में 2 बार में, और 5 से ये कितने बार में 3 बार में कट जाएगी। यानी रेशियो आ गया 1:2:3 का। ये रेशियो डे का है। हम लोग जानते हैं कि डे का उल्टा जो रेशियो होता है वो पार्ट होता है। डे का उल्टा रेशियो किसका होता है बच्चों, पार्ट का। डे का ठीक उल्टा रेशियो पार्ट का होता है। तो पार्ट का अगर रेशियो निकालना है तो 3 लोगों का रेशियो निकालने का तरीका बताएं कि कैसे निकालते हैं। तो देखो, तो अगर हमको ए का निकालना है तो जिसको निकालना है उसको ढक लेना है और बाकी जो बच जाए उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3, तो 2 में 3 से गुना कर दो तो यहाँ कितना आएगा 6 बच्चों आएगा। अब देखो बी का हमको निकालना है तो जिसको निकालना है उसको आपको ढक लेना है। बी को निकालना है, यहाँ ढक लो, जो बच जाए उसको गुना करो। यहाँ 1 और यहाँ 3 है, गुना करने पर कितना आएगा बच्चों 3। और यहाँ अब हमको सी का निकालना है तो सी को ढक लेना होगा और सी को यहाँ ढकेंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना बच्चों, तो 2। यानी तीनों का पार्ट का रेशियो आ गया 6:3:2, 6:3:2। यानी ए को हिस्सा, तो जिसका जितना पार्ट होगा, पार्ट कहने का मतलब काम, जिसको जितना काम मिला उसे उतना ही मजदूरी मिलेगी। तो ए का पार्ट देखिए बच्चों कितना है 6, बी का पार्ट कितना है 3 और सी का पार्ट कितना है 2। तो 6 और 3 कितना बच्चों 9 और 9 और 2 कितना 11। तो तीनों का हिस्सा अनुपात में कितना बच्चों, तो तीनों का हिस्सा अनुपात में 11, तीनों का हिस्सा अनुपात में 11 और तीनों का हिस्सा कितना है बच्चों 8800। तीनों का हिस्सा कितना 8800। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना आएगा बच्चों 800। 1 का मान कितना आएगा 800। तो आपसे पूछा है बच्चों बताएं बी का हिस्सा क्या होगा, तो अनुपात 1 का मान 800, तो अनुपात 3 का मान कितना बच्चों 2400। यानी बी का हिस्सा कितना 2400। अगर आपसे प्रश्न में पूछ देता कि बताएं सी का हिस्सा क्या है बच्चों, तो सी का हिस्सा अनुपात में कितना है 2। 1 का मान कितना बच्चों 800, तो 2 का मान कितना 1600। प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है तो बताएं ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर क्या है। ए और सी के हिस्सों का अंतर, तो ए का हिस्सा कितना है बच्चों 6 और सी का हिस्सा कितना है 2। अंतर कितने का है बच्चों 4 का। 1 बराबर कितना 800, तो 4 बराबर कितना 3200। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया था बच्चों, तो डे का रेशियो दिया था और हम लोग जानते हैं कि डे का ठीक उल्टा रेशियो क्या होता है पार्ट, और जो जितना काम करेगा उसे मजदूरी उतना ही मिलेगी। प्रश्न में बोला था कि ए किसी काम को 5 दिन में, बी 10 दिन में, उसी 15 दिन में। तो ए का डे कितना दिया था बच्चों 5, बी का कितना 10 और सी का कितना 15। यहाँ से रेशियो लाएंगे और रेशियो तो आप जानते हैं सभी लोग कि रेशियो हमेशा मिनिमम फॉर्म में होता है। अगर वो कट रही तो उसे कटाएंगे तो 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। यानी इन तीनों के बीच रेशियो आया 1:2:3। ये रेशियो किसका था बच्चों, तो ये डे का रेशियो था। और हम लोग जानते हैं कि डे का उल्टा ही पार्ट होता है और पार्ट का उल्टा डे होता है। तो पार्ट का कैसे रेशियो निकालेंगे, तो आपको तरीका मैंने बताया था कि पार्ट का अगर रेशियो निकालना है अगर 3 लोगों के बीच, तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है कि जिसको निकालना है उसको आपको ढक लेना है, जो बच जाए उसे गुना करना है। तो बचा कितना 2 और यहाँ कितना 3, तो 2 में 3 से आप गुना कर दो तो कितना 6। फिर उसको ढक लेंगे। बी का निकालना है तो बी को ढक लो। फिर यहाँ 1 और 3 है, 1 और 3 में 3 गुना की तो 3। और सी का निकालना है तो अब सी को ढकेंगे, तो ढकेंगे तो 2 और 1 दोनों को गुना करेंगे तो कितना 2। यानी ए का हिस्सा अनुपात में कितना मिलेगा 6, बी को कितना मिलेगा 3 और सी को कितना 2। 6 और 3 9 और 9 और 2 11। यानी तीनों का हिस्सा अनुपात में कितना 11। रुपये में कितना 8800। तो 11 बराबर 8800, तो 1 बराबर कितना 800। किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, बी का। तो देखो 1 बराबर 800, तो बी का हिस्सा अनुपात में 3 है, तो 1 बराबर 800, तो 3 बराबर कितना 2400। तो आइए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्या है कि 2 किस्मों की मिश्रित चाय में दार्जिलिंग तथा असम की चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 है। 2 किस्म की चाय है स्टूडेंट्स, ठीक है। चाय दार्जिलिंग और असम की है। 2 किस्म की चाय, ये पहले किस्म की और ये दूसरे किस्म की चाय है। कहाँ की है, तो दार्जिलिंग और असम की। तो पहले में दार्जिलिंग और असम की चायों का जो रेशियो है वह 4:7 के रेशियो में है, और दूसरे में दार्जिलिंग और असम के चायों का जो रेशियो है
दार्जिलिंग और असम के चायों का जो रेशियो है वह 2:5 के अनुपात में है। क्या बोल रहा है बच्चों कि इन दोनों चाय को किस अनुपात में मिला दें ताकि दार्जिलिंग और असम की चाय का प्रतिशत नए मिश्रण में 6:13 हो जाए। इन दोनों चायों को मिलाना है और किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि मिलाने के बाद जो रेशियो हो जाए वह 6 कितना हो जाए बच्चों 13, 6:13 मिलाने के बाद 6:13 के रेशियो में हो जाए। यानी तीसरे बर्तन में इन दोनों को मिलाते हैं तो रेशियो 6:13 का हो जाना चाहिए। ठीक है। और स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखो एलिगेशन से क्वेश्चन है बच्चों कि दो तरह के चाय दिए थे, दो तरह के चाय और चाय कहाँ के थे तो दार्जिलिंग और असम। तो पहले बर्तन में दार्जिलिंग और असम के चाय में रेशियो कितना थे 4:7, दूसरे बर्तन में दार्जिलिंग और असम के चाय के रेशियो में कितने थे 2:5 और मिलाने के बाद इन दोनों को मिलाने के बाद इन दोनों किस्म के चाय को मिलाने के बाद रेशियो कितना होना चाहिए 6:13। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन रूल पे बनाते हैं। एलिगेशन रूल आप लोग जानते होंगे बच्चों कि एलिगेशन रूल होता क्या है। अगर मान लीजिए कि ये पहले किस्म है और ये दूसरे किस्म की है तो यहाँ इन दोनों का यहाँ मिश्रण हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं मिश्रण। जैसा कि आपने पढ़ा था बेसिक में कि यहाँ अगर हम लोग C1 लिख देते हैं, यहाँ C2 लिख देते हैं और यहाँ इन दोनों का मिश्रण कोई C है। यहाँ C1 पहले प्रकार की, यहाँ C2 दूसरे प्रकार के, उन दोनों का मिश्रण क्या है C। तो यहाँ हम लोग क्या बच्चों लिखते हैं तो C2 माइनस C लिखते हैं बच्चों और यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं C माइनस C1 लिखते हैं। यही बच्चों लिखते हैं। ये जो डिनोट करता है पहले वाले इसको डिनोट करता है, ये दूसरे वाले को डिनोट करता है। तो आइए बच्चों हम लोग इसी रूल पर बनाएंगे, एलिगेशन रूल पर बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों ये बताओ कि एक बात आपको समझनी होगी कि अगर ये पहले किस्म की है ये दूसरे किस्म की है तो यहाँ इन दोनों का हम लोग क्या लिखेंगे मिश्रण। अब क्वेश्चन को या तो तुमको दार्जिलिंग वाले चाय पर बनाना होगा या फिर असम वाले चाय पर बनाना होगा। तो कोई एक डाटा आपको अपने मन से लेकर बनाना होगा। ठीक है। चलो हम पहले डाटा को दार्जिलिंग वाले ले पर बनाते हैं। तो बताओ कि पहले वाले किस्म के चाय में दार्जिलिंग वाला चाय कितना है अनुपात में 4, कितना है अनुपात में 4, टोटल कितना में तो 11 में, टोटल कितने में 11 में। पहले में दार्जिलिंग वाला चाय कितना है बाबू तो 4, टोटल कितने में 11 में। तो आप लिख सकते हो 4/11। अब बच्चे ये बताओ कि दूसरे वाले में दार्जिलिंग वाले चाय कितना है 2, टोटल कितने में बच्चों तो 2 और 5 कितना 7 में, तो 2 है, टोटल कितने में 7 में। अच्छा मिलाने के बाद दार्जिलिंग वाला चाय कितना हो जाए 6, टोटल कितने में तो 6 और 13 19 में। तो अब बच्चों अब हम लोग सॉल्व इसको करते हैं। ठीक है। देखो तो बच्चों यहाँ हम लोग इतना में से इतना घटाते हैं तो 2/7 माइनस 6/19 लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 6/19 और माइनस 4/11 बच्चों लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ कैलकुलेशन हम लोग को करना है, कैलकुलेशन करना है। अब देखो तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, 19 और 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 7 गुने 19। अब देखो तो बच्चों 7 से 7 तो कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 19 में 2 से गुना हुआ तो कितना 38। अच्छा यहाँ देखो तो 19 से 19 कट जाएगा, 7 में 6 से गुना हुआ तो कितना 42। अब 38 में से 42 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 4, क्या आएगा बच्चों माइनस का 4। कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख दिए। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लिए 19 और 11 का एलसीएम तो 19 गुने कितना है 11। अब देखो बच्चों 19 से तो 19 कट जाएगा, 11 में जब 6 से गुना करोगे तो 66 आएगा। अरे 11 से 11 कट जाएगा तो 19 में जब 4 से गुना करोगे तो 19 में 4 से गुना करोगे तो 76 आएगा बच्चों। 66 में से 76 घटाओगे तो माइनस क्या आएगा 10 आएगा बच्चों। अब देखो तो माइनस माइनस तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 19 भी यहाँ कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखो 11 में जब 4 से गुना करोगे तो 11 में जब 4 से गुना करोगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों 44, कितना आएगा 44। और यहाँ देखो तो बच्चों 7 में जब 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा 70। अब देखो संख्या ये कट रहा है क्या बच्चों, तो बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा तो 2 से कितने बार में 22 बार में, और 2 से ये कितने बार में तो 35 बार में। तो यहाँ 22:35 इस सवाल का सही उत्तर होगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स 22:35। जो आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं बच्चों। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है बच्चों
तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन डी है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप दार्जिलिंग वाले चाय पर बनाए हैं, क्या असम वाले चाय पर बन सकता है? तो हाँ बच्चों, असम वाले चाय पर भी बन सकता है। मैं यहाँ छोटा सा आपको हिंट कर देता हूँ। असम वाले चाय पे बनाना होगा तो कैसे करना बच्चों? असम वाले चाय पहले बर्तन में कितना है बाबू? 7, टोटल कितने में? 11 में। तो यहाँ लिख देना 7 बट्टा कितना? 11। अच्छा, दूसरे वाले में असम का चाय कितना है बाबू? 5, टोटल कितने में? 7 में। तो यहाँ लिख देना 5 बट्टा 7। और यहाँ मिलाने के बाद, तो मिलाने के बाद असम वाला चाय कितना बाबू? 13, टोटल कितने में? तो 13 और 6 19 में। यहाँ भी आप कैलकुलेशन कर कर बनाओगे बाबू तो 22:35 ही आएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हुआ? 22:35, जो ऑप्शन डी है। तो आइए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। 7 क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 5000। उसको 20% छूट पे खरीदा गया। अंकित मूल्य 5000 रुपये था, उसे 20% छूट पे खरीद लिए। बोलता है यदि 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाए जाएं तो 15% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले समझना होगा कि कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कहने का मतलब कि मार्केट प्राइस उसका कितना है बाबू लोग? तो 5000 रुपये उसका मार्केट प्राइस था, ठीक है। बोलता है उसे 20% छूट पे खरीदा गया। कितने छूट पे खरीदा गया? 20% छूट पे खरीद लिए। 20% छूट कहने का मतलब बच्चों कि अगर 20% छूट पे आपने खरीदा तो अगर इसका दाम देखो तो 20% का मान कितना होगा बच्चों? 1/5, 1/5। और छूट मिला है तो 5 में से गया तो 4/5, यानी देखिए तो इसके 4/5 मूल्य पे खरीद लिया आपने, 5/4 मूल्य पे खरीद लिया। तो हम लोग लिख देंगे 4/5। 5 इसको कितने बार में? 1000 में 4 से गुना तो कितना? 4000, यानी इसको आपने 4000 पे खरीद लिया। कितने पे खरीद लिया? 4000 पे। जो बच्चे अगर ऐसा भी नहीं समझते हैं कि जो बच्चे होल वैल्यू नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें मैं दूसरे तरीका से बता देता हूँ बच्चों। 20% छूट पे खरीदा। कितने छूट पे खरीदा? 20%। 20% छूट पे खरीदा, इसका मतलब टोटल तो होता है बच्चों 100%। 20% यदि आपको छूट दुकानदार दे दिया, यानी दुकानदार को आपने भुगतान कितना किया? 80%। तो 5000 का 80% और 80% देखो तो बच्चों, तो 80% पे खरीदा, परसेंट से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाता। 8 में 5 से गुना तो 40, और 40 पे 2 जीरो दे देते तो कितना? 4000। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को समझ सकते थे कि उसने कितने में खरीदा बाबू? 4000 में खरीदा। कितने में खरीदा? 4000 में। अब बोलता प्रश्न में क्या है कि इसे 200 रुपये मरम्मत पे खर्च किया। 200 रुपये मरम्मत पे। तो देखेंगे नया क्रय मूल्य क्या हुआ मेरा? नया क्रय मूल्य न्यू सीपी क्या हुआ बच्चों? तो न्यू सीपी नया क्रय मूल्य। तो 4000 रुपये तो मेरा दाम ही था और 200 रुपये हमने इसके मरम्मत पे खर्च किया, यानी मेरा दाम कितना पड़ गया बाबू? 4200 रुपये। कितना बाबू? 4200 रुपये। इसके बाद प्रश्न में क्या कहता है कि इस पे 15% लाभ कमाने के लिए, कितने प्रतिशत? 15% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसे हमें 15% लाभ पर बेचना है, 15% लाभ पर बेचना है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो हमसे पूछ रहा है कि नया एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बाबू, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, दाम कितना है? 4200। 15% हमको लाभ चाहिए, 15% लाभ, यानी देखो तो 15% का मान कितना होता है बच्चों? तो 15% का मान होता है 3/20, 3/20। और लाभ कहा है तो नीचे वाले को ऊपर तो जोड़ देंगे, तो 20 और 3 कितना? 23, और बट्टा कितना? 20, यानी हम इसके 23/20 मूल्य पर बेच देंगे। तो कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 4830 रुपये। कितना बच्चों आएगा? 4830 रुपये। ये सवाल का सही जवाब है। देखिए बच्चों, यहाँ 4200 समझे। अब 4200 के बाद क्या समझना था कि 15% लाभ पर बेचा। 15% का मान होता है 3/20, 3/20, और लाभ हुआ है तो नीचे वाले को ऊपर जोड़ दीजिएगा, तो 23/20, यानी देखिए तो 23/20 में गुना करवाएं तो 4830। यहाँ भी अगर कोई बच्चा अगर नहीं समझता है तो बेसिकली ये समझ लो बच्चे कि 15% लाभ पर बेचा गया है। 15% जब लाभ पर बेचा गया है बच्चों, तो टोटल तो होता है 100%। जब 15% हम बढ़ाकर बेच रहे हैं, यानी बेच रहे हैं कितने परसेंट पे? 115% पे, यानी 4200 का 115% पर बेच रहे हैं, 115%। तो ये 4200 बाबू, और 4200 115% का मान आ जाएगा। फिर बाबू अगर करोगे तो 23/20 ही आएगा। कितना आएगा? 23/20। अब कैलकुलेशन कर लोगे बाबू लोग तो 4830 रुपये इस सवाल का सही जवाब हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 है तो उसकी बाह्य त्रिज्या क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या है वो 10 है तो आपसे पूछा है बाह्य त्रिज्या क्या है। क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, क्या आपको करना है कि जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है बच्चों, और ये देखो तो यह समबाहु त्रिभुज के भीतर मैंने एक अंतःवृत्त का निर्माण कर दिया। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज के बाहर है कि हमने बाह्य वृत्त का निर्माण कर दिया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसकी तीसरी भुजा पर हमने एक रेखा खींचा और यह रेखा केंद्र से गुजरती है। ये रेखा जब सेंट्रोइड का काम करेगी, ये केंद्र जब सेंट्रोइड बन जाएगी और ये मीडियन हो गई, तो जो सेंट्रोइड होता है स्टूडेंट्स, वह मीडियन को, जो सेंट्रोइड होता है स्टूडेंट्स, केंद्रक होता है, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। 2:1 ये अनुपात में कितना स्टूडेंट्स 2 और ये अनुपात में कितना 1। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको आप लोग बोल सकते हैं कि यह अंतः त्रिज्या है स्मॉल आर, यह स्टूडेंट्स बाह्य त्रिज्या है यानी कैपिटल आर। यानी हम बोल सकते हैं कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच जो रेशियो होता है वह 1:2 का रेशियो होता है, 1:2 का रेशियो। यानी अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या के बीच जो रेशियो होता है 1:2 का होता है। यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितना है 10, तो आपसे पूछा गया है कि बताएं बाह्य त्रिज्या क्या होगा। अंतः त्रिज्या दिया गया है 10 और बाह्य त्रिज्या, अंतः त्रिज्या होता है देखो तो अनुपात में कितना बच्चों 1, अनुपात में 1 का मान दिया है कितना 10, तो आपसे पूछ रहा है बाह्य त्रिज्या तो कितना स्टूडेंट्स 20। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा 20। वैसे भी आप इसे ध्यान पर रख सकते हैं कि जो बाह्य त्रिज्या होता है वह अंतर त्रिज्या का दुगना होता है। बाह्य त्रिज्या अंतः त्रिज्या का क्या होता है दुगना, यानी जो सर्कम रेडियस होता है इन रेडियस का दुगना होता है, यानी इन दोनों के बीच रेशियो होता है 1:2 का। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% और शेष दूध है। 100 लीटर की मात्रा में जो पानी की मात्रा है वह 10% और बाकी की दूध है, ठीक है। 100 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% और बाकी दूध है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब 10% पानी है तो दूध की मात्रा 90% होगी, क्योंकि जब जब पानी ही 10% है, इसका मतलब कि दूध कितना प्रतिशत होगा 90%। बोलता है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 50% रह जाए। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर पीछे सेट में देखोगे तो पीछे के सेट में इस तरह का क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन बेस पे करवाया था कि 100 लीटर के मिश्रण में बोलता है ना 100 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 90% है। कितना इसमें पानी मिला दे ताकि पानी की मात्रा दूध की मात्रा कितना हो जाए 50%। कितने लीटर का मिश्रण है बच्चों 100 लीटर का, जिसमें दूध का मात्रा परसेंट में कितना है 90%। बोला इसमें कितना पानी मिला दे ताकि दूध की प्रतिशतता 90 से घटकर कितना हो जाए 50। तो दो केस मैंने बताया था कि एक बढ़ने का केस हो सकता है, दूसरा घटने का केस है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि जितना मिश्रण होता है उतना लिख देते हैं। तो कितने लीटर का मिश्रण है तो 100 लीटर का, तो 100 लीटर लिख दो बाबू। उसके बाद हमेशा अंतर लिखते हैं। था कितना प्रतिशत 90 हो जाए कितना 50, था कितना 90% दूध था हो जाए कितने प्रतिशत 50। तो डिफरेंस कितने का तो 90 माइनस कितना 50, यहाँ हमेशा अंतर से गुना। अब देखो स्टूडेंट्स बढ़ने का केस है कि घटने का, तो घटने का केस है क्योंकि पहले 90% तो दूध था, 90% दूध था और दूध हो जा रहा है 50%, यानी घटने का केस है। तो घटने का केस तो बट्टा में ज्यों का त्यों, तो 50 से यहाँ लिख देंगे क्योंकि 90 से घटकर क्या हो रहा है 50 घट रहा है, तो यहाँ बट्टा में लिख देंगे ज्यों का त्यों। 50 इसको कितने बार में 2 बार में, 40 में 2 से गुना कर दो तो 80 लीटर इस सवाल का उत्तर। मैंने बताया था कि बढ़ने का अगर केस हो तो यहाँ किससे घटा कर लिखे थे 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पीछे वाला भी वीडियो देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हमने करवाया है। तो आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे क्या है कि ए तथा बी के
व्यवसाय में हिस्सेदार हैं, 2 लोग हैं ए और बी जो व्यवसाय में हिस्सेदार, कहने का मतलब पार्टनर है। ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया। ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। तो बोलता है कि बी की पूंजी उपयोग कितनी अवधि तक हुआ, बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही। अच्छा स्टूडेंट्स, 2 लोग हैं व्यापार में, ठीक है, 2 लोग हैं। क्या क्या चर्चा दिया गया स्टूडेंट्स कि ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी, ए का समय दिया है कितने महीने, 15 महीने, तो ए का समय दिया है 15 महीने और कितना कुल पूंजी का 1/4 निवेश किया। बी को लाभ के रूप में कितना मिला है बच्चों, तो 2/3 हिस्सा। तो बोलता है बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप जब आपने पढ़ा था तो पार्टनरशिप में मैंने आपको यह बताया था कि जब 2 लोग व्यापार करते हैं, जब 2 लोग व्यापार करते हैं तो देखिए तो उनके बीच संबंध क्या होता है। तो मैंने बताया था CA गुना TA बट्टा में CB गुना TB इक्वल टू PA बट्टा PB, ऐसा आपको बताया गया है। CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। ये क्या है स्टूडेंट, तो कैपिटल ऑफ A इंटू टाइम ऑफ A इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ A, कैपिटल ऑफ A यानी A की पूंजी, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, तो ये है A की पूंजी, A की पूंजी गुने A का समय टाइम ऑफ A इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ A यानी A का लाभ, बट्टा में कैपिटल ऑफ B यानी B की पूंजी इंटू टाइम ऑफ B, B का समय इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ B यानी B का लाभ। तो स्टूडेंट्स आओ, तो क्या है स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में ज़रा देखो तो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ ए जो है बाबू 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया था। ए जो है कुल पूंजी का 1/4 निवेश किया। ए कुल पूंजी का कितना बाबू, 1/4। यहाँ जरा आप समझना कि ए 1/4 भाग निवेश किया, 1/4 कैपिटल ऑफ ए 1/4 भाग निवेश किया। इसका सेंस यह हुआ बच्चों कि टोटल पूंजी कितनी थी, 4, टोटल पूंजी कितनी थी 4, जिस टोटल पूंजी में ए कितना इन्वेस्टमेंट किया 1, तो टोटल में जब 1 इन्वेस्टमेंट किया तो लोग तो 2 ही थे और टोटल कितना है 4, तो जब ए 1 किया तो बी कितना किया होगा, 3 किया होगा। तो कैपिटल ए का कैपिटल 1 और बी का कैपिटल कितना स्टूडेंट्स 3, यहाँ लिख सकते हैं। देखो टोटल कैपिटल कितना बच्चों 4, जिसमें ए कितना इन्वेस्टमेंट किया 1, तो टोटल में जब टोटल 4 में 1 इन्वेस्टमेंट किया तो बी कितना किया होगा, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना 3। अच्छा ए का समय दिया है बच्चों, टाइम ऑफ ए दिया है, ए दिया है ए का समय कितने समय 15 महीने, कितने महीने 15 महीने। ए का समय दिया है बच्चों कितने महीने 15 महीने, तो ए का समय हम लोग लिख देंगे कितना 15 महीने। अच्छा बोलता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि बी को लाभ के रूप में 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। बी को लाभ के रूप में प्रॉफिट ऑफ बी कितना दिया है बच्चों 2/3 भाग, 2/3 भाग कहने का मतलब आप बच्चों समझिए कि टोटल कितना बच्चों 3, टोटल लाभ कितना 3, टोटल लाभ में बी का लाभ कितना हुआ 2, तो टोटल था 3 जिसमें बी को मिला है कितना 2, तो ए को कितना, तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो ए को कितना 1, तो ए को लाभ मिला 1 और बी को लाभ कितना मिला है 2। और हमसे पूछा टाइम ऑफ बी, तो हम छोड़ देंगे बी का समय हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स। अब देखो 3 इस संख्या को काटेगा कितने बार में 5 बार में, 3 इसको कितने बार में 5 बार में, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 10, यानी टाइम ऑफ बी इक्वल टू 10, यानी बी का जो समय रहा बाबू लोग कितने महीने 10 महीने। तो इस सवाल का उत्तर हुआ कितना 10 महीना, इस सवाल का सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ेंगे। 11 बोर्ड पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलता है कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। किसी घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की गतियों का अनुपात यानी उनके स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। घंटे और मिनट के जो गति का अनुपात है वो हमें बताना है। बच्चों ये बताइए, बेसिकली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ आपको बातों को समझना है कि किसी घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों की गतियों का अनुपात बताना है। तो बताइए, यदि घड़ी की घंटे वाली सुई की बात कर लें तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वह 1 घंटे में 1 खाना दूरी तय करती है। 1 घंटे में
1 खाना दूरी तय करती है, जबकि मिनट की जो सुई है वह 1 घंटे में 12 खाना की दूरी तय कर लेती है। 1 घंटा में पूरे 12 खाना घूम जाता है। कौन? मिनट की सुई, जबकि घंटे की सुई 1 घंटा में 1 खाना दूरी तय करती है। तो हमसे पूछ रहा है घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की गतियों का अनुपात। तो घंटे की सुई 1 घंटा में कितना खाना दूरी तय करेगी? 1 खाना, जबकि मिनट की सुई 1 घंटे में कितने खाना दूरी तय कर लेगी? तो 12 खाना। यानी इन दोनों की गतियों का अनुपात क्या होगा? स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों? तो 1:12 है। 1:12। तो इस सवाल का उत्तर होगा 1:12। जो ऑप्शन आप मैच करा सकते हैं, ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। 1:12। मैंने बताया जैसे आप सपोज कर लो कि घड़ी में सपोज कर लो कि 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो घड़ी में जब 3 बज रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो घंटे की जो सुई होगी वह 3 पर होगी और मिनट की सुई जो होगी एग्जैक्ट 12 पर होगी। अब हम बात करते हैं 4 बजे, घड़ी में 4 बज गए, तो घंटे की जो सुई थी वह 3 से अब कहाँ पहुँच गई होगी बच्चों? 4 पर। 3 से कहाँ पहुँच गई होगी? 4 पर। जबकि मिनट की सुई 12 से घूमते हुए 12 से 1 2 3 घूमते हुए फिर पुनः कहाँ पहुंच गई? 12 पर। यानी घंटे की सुई कितना खाना दूरी तय की? 1 खाना, जबकि मिनट की सुई कितना खाना दूरी तय की? 12 खाना। यानी दोनों के चालों का अनुपात 1:12। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 12 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 पर बेचने पर हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट, किसी वस्तु को बोलता है कि 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने पर हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को बोलता है कि 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ जितना 452 पे बेचने पर हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को अगर बाई ट्रिकी आप बनाना चाहते हो ट्रिक से, तो देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रिक अगर बात कर दें तो बोलता है इस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा, तो क्रय मूल्य क्या करना है कि कितने में बेचे थे? तो 524 रुपये में बेचे थे। तो 524 में बेचे तो उतना ही लाभ जितना बोला है कि 452 पे बेचने पर हानि। तो 452 दोनों को जोड़कर और आप 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स 5 और 2 कितना यहाँ? तो 4 और 2 6 बच्चों, और फिर बच्चों यहाँ 5 और 2 कितना? 7, और फिर यहाँ बच्चों 5 और 4 9, यानी 976 में कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे बच्चों। अब भाग देते हैं, यहाँ देखो तो अगर भाग देंगे तो यहाँ कितने बार में जाएगा? 4 बार में बच्चे। यहाँ बचा कितना? 1 और 7 कितना हुआ? 17। फिर कितने बार में? 8 बार में जाएगा बच्चों। और यहाँ फिर देखो तो यहाँ बच गए 1 और 6 16, यानी फिर कितने बार में? 8 बार में। तो इस सवाल का कितना उत्तर होगा? 488 रुपया। 488 रुपये। बोलता है 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है 524 रुपये में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना 452 पे बेचने पे हानि होती है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप बाई ट्रिकी बना सकते हो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। जैसे हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं, आप आंसर बताना बच्चों। बोलते हैं किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 300 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप क्या करो, दोनों क्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे दो, यानी 500 और 300 कितना बच्चों? 800, और 2 से भाग दो तो कितना? 400, यानी उस वस्तु का दाम कितना था? 400। तो 400 रुपये दाम था और 500 रुपये में जब हम बेचे थे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। उसी 400 रुपये वाली वस्तु को यदि 300 में बेच देते हैं तो लॉस भी कितना का हुआ? 100, यानी जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो दोनों को जोड़कर और कितने से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इसी तरह बना लेना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पे, क्या है क्वेश्चन कि 5 का पावर 1/2 है, 5 का पावर 1/4 है, और फिर 5 का पावर 1/8 है। यहाँ टेस्ट में मिसिंग हो गया था बच्चों, यहाँ 6 दे दिया था, बट इसे सुधार लीजिएगा, यहाँ 8 ही होगा स्टूडेंट। और आपसे पूछा गया डॉट 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 डॉट, इसका मान पूछा गया कि इसका मान किसके बराबर है। चलो बच्चों इतना बराबर हमने कुछ कंसिडर कर लिया और इतना बराबर हमने x मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? x। चलो बच्चों देखो तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। हम लोग लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो बच्चों यहाँ वर्ग करो, एक लाइन में आपको डिटेल्स बताता हूँ बच्चों। दोनों तरफ वर्ग करो तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच्चों, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर वर्ग करते हैं ये, तो देखो तो 5 का पावर 1/2 है बच्चों, फिर 5 का पावर 1/4 है बच्चों, फिर 5 का पावर 1/8 है, फिर बच्चों क्या है 5 का पावर 1/, हम 16 इसी प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, डॉट डॉट डॉट, और इधर भी क्या हम लोग करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों ये क्या होगा, आपको थोड़ा जानना होगा कि यदि a का पावर m हो और होल टू दी पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं बच्चों a का पावर हम लोग mn, क्या लिख सकते हैं mn। देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो तो इतना का स्क्वायर करोगे तो ये देखो ये दोनों टर्म गुना होगा, 1/2 में 2 से गुना होगा, 1/2 में 2 से जब गुना होगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा सिर्फ क्या होगा बच्चों 5। अब देखो 1/4 में किससे गुना करोगे 2 से, तो यहाँ 5 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 का पावर 1/4, इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 5 का पावर 1/8, डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ एक्स स्क्वायर बच्चों, यहाँ 5 बच्चों, यहाँ इतना बराबर हम लोग फिर x मान सकते हैं, क्या इतना बराबर क्या मान सकते हैं x, तो लिखो 5x। अब देखो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू की इधर ले जाते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर 5x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो तो बच्चों यहाँ जरा बच्चे ये देखना, या फिर यहाँ हीट एंड ट्रायल हम लोग कर लेते हैं। हीट एंड ट्रायल क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 5x, तो ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों वैल्यू तभी पॉसिबल है जब हमारा हीट एंड ट्रायल, यानी जब हमारा बच्चों x बराबर क्या मान लिया जाए 5, x बराबर क्या मान लिया जाए 5। अगर x बराबर यदि हम 5 मान लेते हैं तो ये देखो तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 5 में 5 से गुना करो 25, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी x का वैल्यू क्या होगा 5। कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर x इक्वल टू 0 नहीं मान सकते हैं क्या, x इक्वल टू 0 भी मानने पे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 5 में 0 से गुना तो 0, तो बच्चों ये 0 x इक्वल टू 0 कभी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू आपने इतना मान रखा है, x का वैल्यू आपने इतना मान रखा है, तो x का वैल्यू यहाँ 0 आप मान नहीं सकते हैं, यानी x का वैल्यू क्या है होगा स्टूडेंट्स 5। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों, कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर लाएंगे तो -5x इक्वल टू क्या है 0, दोनों में कुछ कॉमन है क्या x, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों x - 5 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों हम LHS बराबर RHS करना है, x बराबर तो हम 0 ले नहीं सकते हैं क्योंकि x बराबर हमने वैल्यू इतना मान रखा है, तो यदि x बराबर है, यदि हम 5 लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों 5, तो देखो तो बच्चों यहाँ 5 रखेंगे और 5 में से 5 गया तो कितना 0, 5 - 5 यानी यहाँ देखो LHS बराबर क्या आ गया बच्चों RHS, यानी सवाल का उत्तर क्या होगा तो 5, इसकी वैल्यू 5 के बराबर है, जो ऑप्शन मैच करा सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पढ़ेंगे। क्या है कि यदि एक त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 18, 24 और 30 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि यदि एक त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 18, 24, 30 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिका कहने का मतलब स्टूडेंट्स मीडियन, कि त्रिभुज के मीडियन दिए हैं, एक दिया 18, एक 24 और एक 30, तो आपसे पूछ रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को काफ़ी लॉन्ग बहुत सारे लोग बनाते हैं, काफ़ी लॉन्ग कर देते हैं। आपको आसानी से कैसे बनाना है मैं वो आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप ध्यान पे रखेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल जो हमने अभी बोर्ड पर बना रखा है बच्चों, ये ट्रायंगल आप बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अगर इस त्रिभुज की अगर इस भुजा की माप हमने माना 3 और इस भुजा की माप माना 4, तो आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री के बन रहा है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है। और कर्ण के बारे में आप लोग जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी इसका कितना वर्ग कितना है स्टूडेंट्स 4, और इसका कितना 4 का 16 और 3 का कितना 9, 16 और 9 कितना 25, यानी ये कितना 5 के बराबर होगा। तो ये सारे बच्चे जानते हैं। तो देखो भुजा इसका कितना है बच्चे 3, ये कितना 4, ये कितना 5, तो हमने लिख दिए 3, 4, 5। अब जहाँ 3, 4, 5 देखेंगे
तो इस भुजा को देखते ही के साथ हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो भुजा है राइट एंगल ट्रायंगल का है। यह जो भुजा है किसका स्टूडेंट्स है? राइट एंगल ट्रायंगल, एक खास ट्रायंगल का है। जैसे बच्चे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ सपोज कर लो कि हमने ले लिया यहाँ बच्चे 6, यहाँ कितना ले लिया 6। जब यहाँ 6 लिया और यहाँ 8 लिया तो देखेंगे ये भुजा कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना बच्चों 64 और 6 का स्क्वायर कितना 36, 64 है 36 कितना तो 100 और यानी 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी ये भुजा का माप कितना हो गया 10। तो इससे ये पता चला भुजा कि ये यदि एक भुजा 6 फिर 8 तो नेक्स्ट जो होगा वो कितना होगा 10। तो ये भुजा का माप देकर क्या पता चल रहा है कि ये जो भुजा है एक खास त्रिभुज का है और उस खास त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो बच्चों एक और हमने लेता है, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ हमने लिया 9 ले लिया और यहाँ हमने 12 ले लिया। जब यहाँ 9 लिए यहाँ 12 लिए तो देखो तो 9 का स्क्वायर कितना बच्चों 81, 12 का स्क्वायर कितना 144, दोनों को जोड़ देंगे 225, यानी इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना बच्चों 15, यानी एक भुजा कितना बच्चों 9, तो एक भुजा फिर कितना 12, फिर एक भुजा कितना 15। यानी ये भुजा देखकर हम लोग क्या पता चलेगा कि ये भुजा देखकर इतना तो पता चल गया कि ये भुजा जो है एक खास त्रिभुज का है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार देखो तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बच्चे बोलेंगे? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ठीक है। ये सभी ट्रिपलेट हैं और इन ट्रिपलेट को आपको ध्यान पर रखना है। देखिए दुनिया में हजारों करोड़ ट्रिपलेट बन सकते हैं, हजारों करोड़, आपके ऊपर है आप कितना ट्रिपलेट बना सकते हो। जरा ध्यान से देखो, इस नंबर में हमने 2 से गुना किया, जब 2 से गुना किया तो कितना हो गया बच्चों 6, इस नंबर में 2 से गुना किया तो कितना 8 और इस नंबर में 2 से गुना किया तो 10, ट्रिपलेट बन गया। देखो इसी नंबर में हमने 3 से गुना किया, जब 3 से गुना करोगे इसमें तो कितना बन गया 9, इस नंबर में भी 3 से गुना किए तो कितना बन गया 12 और इस नंबर में 3 से गुना किया तो क्या बन गया 15। अब आप खुद से अब ट्रिपलेट बना सकते हो। जैसे चलो हम लोग एक ट्रिपलेट बनाते हैं, देखो यहाँ 2 से गुना कर बनाए थे, यहाँ 3 से, अब चलो 4 से गुना कर दो बच्चे, तो 4 से यहाँ गुना करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, फिर यहाँ 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 16 और फिर 4 से गुना करोगे तो यहाँ कितना हो गया 20। ये भी एक ट्रिपलेट हो गया बच्चों। चलो और ट्रिपलेट बनाओ, यहाँ 5 से गुना करो तो ये कितना बच्चे 15, ये कितना बच्चे तो 5 से गुना करो 20 और ये करो 5 से तो कितना 25, ये भी ट्रिपलेट है। चलो बच्चे अब 6 से गुना करते हैं, तो यहाँ जब 6 से गुना करोगे तो 18 और ये यहाँ 6 से गुना करोगे तो 24 और यहाँ गुना करोगे 6 से तो कितना 30। यही तो दिया है बच्चे, यही तो अभी दिया था कि त्रिभुज की 3 माध्यिका की लंबाई कितना था 18, 24 और 30, 18, 24 और 30। यानी जो माप था वो किस में है? ट्रिपलेट में है। क्या है? ट्रिपलेट। बच्चों को जरूरी है कि ट्रिपलेट सिर्फ इसी से बन सकता है। जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 5, 12, 13, इस नंबर से भी बहुत सारा ट्रिपलेट बन सकता है, बहुत सारा ट्रिपलेट बन सकता है। देखो स्टूडेंट्स इन दोनों भुजाओं का जो वर्गों का योग है इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे आप चेक कर सकते हो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दोगे 169, 13 का स्क्वायर 169, ट्रिपलेट बन गया। अब 2 से इसमें गुना करो तो 10, फिर यहाँ 2 से गुना करो तो 24, फिर यहाँ 2 से गुना करो तो कितना स्टूडेंट्स 26। तो ये सब ट्रिपलेट बनाने का तरीका है। अच्छा स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, यहाँ कितना है 10, ये क्या है 15, ये क्या है 20, ये 25, ये 30। जो सबसे बड़ी भुजा है वो किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? तो कर्ण को। किसको? कर्ण, यानी हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है सबसे बड़ी भुजा। यानी इस ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट बन सकते हैं। एक और बना सकते हैं आप, जैसा 7, 24, 25 से बना सकते हो। किससे बना सकते हो? 7, 24, 25 से। फिर आप बना सकते हो बच्चे 5, 12, 13, फिर 8, 15, 17 से, इन सभी नंबर से आप ट्रिपलेट, हजारों ट्रिपलेट बना सकते हो। तो आओ स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी दिया ट्रिपलेट के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिका की लंबाई दिया है 18, 24, 30। तो आपसे पूछ रहे क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या नोट आप ध्यान रखना कि यदि त्रिभुज की 3 माध्यिका की लंबाई दे दी गई, यदि त्रिभुज की 3 माध्यिका की लंबाई दे दी जाए और आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4/3, 4/3, 4/3, 4/3 गुने समकोण त्रिभुज
का क्षेत्रफल, यही होता है बच्चों। ये आप ध्यान पर रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब क्या मैंने बताया कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका की लंबाई दे दे और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो 4/3 गुने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ 4/3। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो भुजा क्या क्या दिया था बच्चों, तो 18, 24 और क्या बच्चे 30। तो इस भुजा के बारे में तो पता है कि ये भुजा क्या होगी बच्चों, तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण होता है। यानी ये अगर बेस हुआ, ये बेस होगा तो ये क्या होगा, हाइट होगा। अगर ये हाइट हुआ तो ये क्या होगा, बेस। मगर ये तो हाइपोटेनस कर्ण है, ये हट गया। तो देखो तो हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। आधार कितना बच्चों 18 और ऊंचाई कितना बच्चों 24। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्या बच्चों, देखो ये बच्चे कितना है, 3 में 2 से गुना करो तो 6, 6 इसको कितने बार में, 3 बार में। 24 में 3 से गुना कर दो 72 और 72 में 4 से गुना कर दो तो 72 चौके 288। इस सवाल का उत्तर क्या होगा 288। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितने आसानी से और कितने शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, सही वे पता होना चाहिए कि यदि त्रिभुज के तीनों माध्यिका की लंबाई दे दे और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो 4/3 गुने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बेहतरीन तरीका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E इस प्रकार बिंदु है कि DE पैरेलल BC है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन ये जरा समझेंगे कि एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल का नाम दिया है ABC। हमने यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ C लिखा। ठीक है, बोलता है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार बिंदु है। AB और AC पर, AB और AC पर D और E इस प्रकार बिंदु हैं कि D पैरेलल BC। एक AB पर बिंदु है D और दूसरा AC पर बिंदु है E, और इस प्रकार हैं कि जो D है स्टूडेंट्स वो पैरेलल है किसके, BC के। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई त्रिभुज ABC में तीसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाएगा स्टूडेंट कि AD बट्टा में BD इक्वल टू AE बट्टा में C। ठीक है, ये भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके 3 रेस्पेक्ट में 3 तरह से हो सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि AD बट्टा BD AE बट्टा EC। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उस स्टेप में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि जैसे बोल सकते हैं AD बट्टा AB और AE बट्टा AC, वो भी मैंने लिख दिया। देखो तो बच्चों AD बट्टा AB, फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों AE बट्टा में AC, समान अनुपात में होना चाहिए। एक और आप बना सकते हो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, जैसे आप बोल सकते हो कि AB फिर बट्टा में क्या बोल सकते हो AD, या फिर बट्टा में बोल सकते हो BD, AB बट्टा BD, और फिर AE AC, और बट्टा में क्या बोल सकते हो EC। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी आप ध्यान पे रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB और AC पर दो बिंदु हैं। कौन बिंदु हैं, त्रिभुज ABC है स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC है। ठीक है, और बोलता है AB और AC पर दो ऐसे बिंदु D तथा E हैं जो BC के समानांतर है। किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। अब आपको दिया गया है क्या स्टूडेंट्स, दिया गया है, बोलता है क्वेश्चन में कि यदि AD बराबर x, AD दिया गया है x, इसका माप दे दिया है x, फिर दिया गया है बच्चों कि BD बराबर x माइनस 3, यहाँ दिया है x माइनस 3, फिर क्या दिया है बच्चों AE बराबर x प्लस 3। ठीक है बच्चों, और फिर क्या दिया गया है कि EC बराबर x माइनस 2। तो आपसे पूछ रहा है x बराबर वाट, x का मान क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि देखिए तो AD बट्टा में BD बराबर AE और बट्टा में EC।
ठीक है बच्चों। चलो एडी का माप कितना है x, बीडी का माप कितना है x माइनस 3, यहाँ बच्चों ए का माप क्या है x प्लस 3 और इसी का माप क्या है x माइनस 2। अब देखो स्टूडेंट्स हम लोग यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर x का मान निकालते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें इससे गुना करोगे बच्चों तो देखो तो इतना में इतना से गुना करोगे तो x स्क्वायर और इसमें इससे गुना कर दो तो माइनस 2x। अब देखो बच्चों यहाँ x माइनस 3 है और यहाँ x प्लस 3 है, a माइनस b है और a प्लस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के स्ट्रक्चर पे। देखो बच्चों x स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी बच्चों 2x बराबर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से माइनस एलिमिनेट हुआ, तो x बराबर कितना 9 में 2 से भाग दो तो 4.5, यानी इस सवाल का उत्तर होगा 4.5। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 9 व्यक्ति भोजन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है स्टूडेंट कि 9 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल जाते हैं। 9 व्यक्ति हैं और भोजन करने के लिए एक होटल जाते हैं। उनमें से 8 ने प्रत्येक व्यक्ति अपने भोजन पर 12 रुपये खर्च करते हैं और 9 व्यक्ति सभी 9 व्यक्तियों के द्वारा किए गए औसत से 8 रुपये अधिक खर्च करता है, तो उनके द्वारा खर्च की गई यानी व्यय की गई कुल राशि क्या है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि 9 व्यक्ति थे एक होटल में गए, जिनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति प्रत्येक ने अपने खाने पे 12 रुपये खर्च किए। 8 के बारे में बता रहा है कि 8 व्यक्ति में प्रत्येक अपने खाने पे 12 रुपये खर्च करते हैं, जबकि 9वां जो व्यक्ति है वह बोलता है कि आप सभी के जितने भी हम लोग गए थे होटल में, उनके औसत खर्च से 8 रुपये अधिक खर्च किया है। तो बोलता है कि बताएं उनके द्वारा खर्च की गई राशि क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन ये समझना है कि एक होटल में 9 व्यक्ति जाते हैं, जिनमें से 8 व्यक्ति ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 12 रुपये खर्च किए, जबकि 9वां व्यक्ति बोलता है कि मैं सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक खर्च करूंगा। सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक खर्च करूंगा। तो बताएं उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है, टोटल खर्च कितनी राशि हुई। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये बताओ कि 9 व्यक्ति थे, तो 9 व्यक्तियों का हमने औसत खर्च मान लिया कि माना 9 व्यक्तियों का औसत खर्च 100 रुपया, माना सभी व्यक्तियों का, हमने माना सभी व्यक्तियों का औसत, हमने माना सभी व्यक्तियों का जो औसत खर्च है वह कितना मान लिया 100 रुपये। सभी व्यक्तियों का औसत खर्च कितना मान लिया 100 रुपये। ये बताइए कि 8 व्यक्ति थे और 8 व्यक्ति ने प्रत्येक अपने खाने पे खर्च कितना किए 12 रुपये। तो देखो तो 8 व्यक्ति यानी 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पे 12 रुपये खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च किया गया धन कितना हुआ, तो 8 गुने 12 कितना हुआ 8 गुने 12, यानी एक व्यक्ति 12 रुपये खर्च किया तो 8 व्यक्ति ने कितने खर्च किए, तो 8 गुने 12। ये कितने व्यक्तियों का खर्च है, तो ये 8 व्यक्तियों का खर्च है। अच्छा स्टूडेंट्स 9वां व्यक्ति कितना खर्च करता है, तो 9वां व्यक्ति यह बोला है कि सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक, सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक, तो सभी व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है 100 रुपये, कितना 100 रुपये। तो सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक, तो सभी का औसत खर्च x है, तो उसने खर्च कितना किया 9 ने, तो 8 रुपये अधिक, तो x प्लस 8, सभी के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक। ये बताओ ये कितने स्टूडेंट्स के खर्च हैं, तो ये 8 व्यक्तियों का खर्च है। कितने व्यक्तियों का 8 व्यक्ति, और ये किसका खर्च है 9वें व्यक्ति का। ये कितने व्यक्ति का 8 व्यक्ति का, और ये किसका खर्च है 9वें व्यक्ति का। तो इधर टोटल हम लोग 9 व्यक्ति का खर्च लिखें, तो जब इधर 9 व्यक्ति का खर्च लिखेंगे तो उधर भी तो 9 व्यक्ति का खर्च। बताइए सभी का औसत खर्च कितना है x और लोग कितने हैं, तो 9, तो टोटल खर्च कितना है बच्चों, तो 9x। अब देखो तो बच्चों यहाँ 12 में 8 से गुना कर दो तो कितना आएगा 96, 12 में 8 से गुना कर दो 96, और ये बच्चे क्या है x प्लस 8, और इधर कितना बच्चे 9x, x प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो देखो तो 9x में से x गया तो कितना बच्चों 8x, और 96 में 8 जोड़ दोगे तो कितना 104, यानी यहाँ से हम लोग x का वैल्यू ले देंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 13। तो हमसे पूछा सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई राशि, कुल खर्च पूछा कि टोटल खर्च क्या है,
टोटल खर्च, कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना है, तो सभी का औसत खर्च कितना है x, और लोग कितने थे, तो 9 थे, तो टोटल खर्च कितना हुआ बच्चों, तो 9x, कितना हुआ 9x, तो 9 और x का मान कितना है 13, और 9 में 13 से गुना करेंगे तो कितना बच्चों 117, यानी उस पार्टी में टोटल खर्च कितने हुए, तो 117 रुपये। हमने क्या बताया कि सभी व्यक्तियों का हमने औसत खर्च कितना मान लिया, 100 रुपये, सभी व्यक्तियों का औसतन खर्च कितना है x। अच्छा 8 व्यक्ति थे, प्रत्येक व्यक्ति अपने खाने पे कितने खर्च करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने खाने पे 12 रुपये खर्च करते हैं, 8 में से प्रत्येक कितने 12 रुपये, तो उन 8 ने कितना खर्च किया, तो 8 गुने 12, ये 8 व्यक्तियों का खर्च हुआ। 9वें व्यक्ति क्या बोला था कि सभी के औसत खर्च से मैं 8 रुपये अधिक खर्च करूंगा, सभी के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक, तो सभी का औसत खर्च कितना है x, तो उसने 8 रुपये अधिक किया, तो x + 8, ये कितने लोगों का खर्च, 8 लोगों का खर्च, ये किसका 9वें व्यक्ति का खर्च, यानी टोटल कितने व्यक्तियों का खर्च, 9 व्यक्ति का, तो इधर भी 9 व्यक्ति का खर्च, इधर भी मैंने क्या लिखा 9 व्यक्ति का खर्च, दोनों को बैलेंस किए, x का मान कितना है 13, अब पुट कर दीजिए, बोला कि कुल खर्च क्या है, तो कुल खर्च, तो टोटल खर्च 9x, x के जगह 13, 13 में 9 से गुना किए तो 117, इस सवाल का सही उत्तर है 117, यानी टोटल पार्टी में खर्च की गई धनराशि क्या थी 117 रुपये। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि इतना दिया गया है, कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का आपसे पूछा है चतुर्थ मूल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इससे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं कि चतुर्थ मूल होता क्या है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। जैसा स्टूडेंट्स हम पूछ देंगे कि बच्चों ये पूछ देंगे कि बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा, आप लोग सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, बहुत आसानी से जवाब देंगे कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल आप लोग बता सकते हैं 5, इसका वर्गमूल क्या होगा 5। हम बोलेंगे बच्चों कैसे आया, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि वर्गमूल की हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं बच्चों, ये बदल सकते हैं ना कि वर्गमूल। अच्छा बच्चों फिर इसको आप लोग ऐसे लिखते होंगे 25, और देखिए तो ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पावर में 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ अगर कुछ दिखता नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 2 छिपा है, कितना छिपा है 2, और जब रूट हटाते हैं ना तो कोई भी जो नुकीला भाग में होता है ना बच्चों, इस नुकीला भाग में तो वो पावर के बट्टा में आ जाता है, क्या आ जाता है पावर के बट्टा में आ जाता है। तो देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं क्या 5 का पावर 2, 25 को हम लोग लिख दिए 5 का पावर 2, और पूरे का पावर क्या है 1/2। देखो स्टूडेंट्स 1/2 कैंसिल हो गया, यानी कितना है 5, इसीलिए आप बोलते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना है 5। इसी प्रकार हम बच्चे आपसे बोलते हैं कि बताओ बच्चे 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल क्या होगा, तो आपका उत्तर आएगा 5, क्या आएगा 5। कैसे आप लोग बोलते हैं बच्चों घनमूल बताना, तो ये अगर हम बोल दिए तो ये तो घनमूल नहीं हुआ, ये क्या है बच्चों वर्गमूल। अभी बात करें घनमूल का, यानी यहाँ कितना छिपा होगा 3, क्या होगा 3। तो देखो यहाँ 2 छिपा रहता है, मगर 2 के बाद सभी नंबर को यहाँ दिखाया जाता है। अब देखो तो स्टूडेंट्स 125 हमने बताया कि जब रूट आप हटाओगे तो जो भी नुकीला भाग में रहेगा वो कहाँ आता है बच्चों, तो पावर के बट्टा में, यानी क्या लिखोगे आप 1/3। अब बच्चों ये बताओ कि 125 को आप लोग लिख सकते हो क्या 5 का पावर 3, बच्चे आप तो लिख सकते हैं 25 का 125 का पावर क्या होगा 5 का पावर 3, और पूरे का पावर क्या है स्टूडेंट्स 1/3। देखो बच्चों 1/3 कैंसिल हो गया, यहाँ उत्तर क्या आ गया 5। अब इसी तरह बच्चे हम आपसे एक पूछते हैं कि बताओ बच्चे 625 का चतुर्थ मूल क्या होगा, चतुर्थ मूल। देखो बच्चों वर्गमूल तो यहाँ क्या होगा 2, घनमूल तो यहाँ क्या है 3, तो आप सोचो अगर चतुर्थ मूल होगा तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। अब बच्चे ये बताइए 625 अगर रूट हटाएंगे तो जो नुकीला भाग होगा वो पावर के कहाँ आ जाएगा बट्टा में, यानी बट्टा में 1 क्या लिखेंगे 4। अच्छा बच्चे बताइए ये बताइए 625 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 4, 5 का पावर क्या 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल 625 को लिख सकते हैं 5 का पावर 4, और पूरे का पावर क्या है 1/4 कैंसिल, यानी क्या हुआ 5। यानी हम बोल सकते हैं कि 625 का चतुर्थ मूल क्या है 5। तो हम लोग समझ चुके हैं चतुर्थ मूल होता क्या है। तो आइए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया कि
2401 और इस पे 4 शून्य हैं। कितने शून्य हैं? 4 शून्य। इसका आपसे चतुर्थ मूल पूछ रहा है। अगर बच्चे एक कंसेप्ट समझ गए कि 4 के बदले 1 चुना जाएगा, 4 के बदले कितने चुना जाएगा? 1 चुना जाएगा। तो देखो ये 7 का पावर जो होता है ना बच्चों, 7 का पावर 4, ये होता है 2401। 2401 यानी 2401 को हम लोग बच्चे क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, यानी इसके लिए कितने, इसका चतुर्थ मूल कितना होगा ये स्टूडेंट? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। और शून्य कितने? 1 2 3 4, तो एक शून्य भी बाहर आएगा, यानी 7 और 0 कितना होगा? 70। जैसा है इसको समझाता हूँ। चतुर्थ मूल पूछा बच्चे तो आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे ये क्या लिख सकते हैं? 2401, यहाँ कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं बच्चे। अब ये मेरे बच्चे बताओ, ये जो 4 है ये पावर में हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा बच्चे? 1/4। अब देखो तो बच्चे यहाँ आप देखिएगा 2401, जो 2401 है इसको आप लोग लिख सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स लिख सकते हैं? 7 का पावर 4। क्या लिख सकते हैं? 7 का पावर 4। और इसको भी आप लोग बच्चे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? तो 10 का पावर 4, और पूरे का पावर बच्चे क्या है? 1/4। अब देखो बच्चे यहाँ बच्चे क्या होगा कि देखो, तो अगर इसका निकालेंगे तो ये 4 4 कैंसिल होगा, यानी कितना? 7। और यहाँ 10 का पावर 4 है और ये 4 4 अगर टकराएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी यहाँ क्या आएगा? 10, और 7 गुने 10 कितना बच्चों? 70। तो इस सवाल का उत्तर होगा क्या? 70। तो ये चतुर्थ मूल निकालने का तरीका है। जैसे मैं एक और बेसिक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप हमको बताइएगा कि इसका चतुर्थ मूल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जिसे आपसे पूछेंगे कि चतुर्थ मूल क्या होगा। जैसे बच्चों आप वर्बली बताओ कि इसका चतुर्थ मूल क्या होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, इसका चतुर्थ मूल बताना है। तो देखो बच्चों इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो चतुर्थ मूल में? तो ये हो गया बच्चों 5 का पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? 10 का पावर 4। अब हमको बताना है चतुर्थ मूल, यही ना बच्चे बताना है। अब बताओ, ये 4 4 कैंसिल हो गया यानी 5, और ये 4 4 कैंसिल हो गया यानी 10, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 50। हम बोलते हैं बच्चों इसका चतुर्थ मूल क्या होगा? आप बता सकते हैं, सभी लोग बता सकते हैं इसका चतुर्थ मूल क्या होगा। तो देखो तो बच्चे ये 16 को क्या लिखोगे आप लोग? 2 का पावर 4, और इसको क्या लिखोगे? 10 का पावर 4। अब देखो चतुर्थ मूल बताना है, ये 4 4 कैंसिल हो गए 2, और ये 4 4 कैंसिल हो गया 10, यानी इस क्या होगा? 20। अब हम बोलेंगे आपसे घनमूल बताना है। घनमूल किसका बताना है? इसका बताना है बच्चों, घनमूल बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। 125 को क्या लिखोगे? 5 का पावर 3, और इसको क्या लिखोगे? 10 का पावर 3। घनमूल बताना है, यहाँ 3 लिखोगे, 3 3 कैंसिल होगा 5, और यहाँ कितना? 10, यानी सवाल का उत्तर क्या होगा? 50। तो इस तरह से बच्चे चतुर्थ मूल और घनमूल का कंसेप्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है स्टूडेंट कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए, और फिर बच्चों क्या दिया है? tan a प्लस कॉट ए बच्चों दिया है। ठीक है बच्चों, tan a प्लस कॉट ए। ये ध्यान पे रखिएगा कि यहाँ माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा बच्चों, यहाँ मिसिंग था, माइनस नहीं क्या होगा? प्लस। इस तरह को क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, मैं कैसे कैसे बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बेसिक की मैं बात करता हूँ कि अगर बेसिक आप बनाना चाहो बच्चों, तो देखो स्टूडेंट्स कॉसेक यानी कॉसेक जो होता है किसका इन्वर्स होता है? तो साइन का इन्वर्स होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin ए और माइनस साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। सेक किसका इन्वर्स होता है बच्चों? कॉस का, तो 1/cos ए माइनस कॉस ए, और यहाँ बच्चों tan के बदले क्या लिख सकते हैं? तो tan बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए, और कॉट को कॉस ए बट्टा साइन ए लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो साइन ए एलसीएम हुआ, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बच्चों बताइए कि यहाँ एलसीएम लिए तो कॉस से हुआ,
और कॉस से कॉस कट गया तो 1 माइनस, अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो गया मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चों बात करेंगे एलसीएम होगा कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम होगा बच्चों कॉस से तो कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन कट गया तो कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब ये बताइए कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते हैं 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और बट्टा में क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं बच्चों। देखो तो यहाँ साइन ए और साइन ए इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस से स्क्वायर ए ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर इस सवाल का क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिक कंसेप्ट था, बट आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को आप नेक्स्ट टाइम से कैसे करना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों सिर्फ आपको थीटा का वैल्यू पुट कर दो और थीटा का वैल्यू पुट करने पे ही इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री ले लो, ठीक है। थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, यदि थीटा 45 लेते हो तो कॉसेक ए का मान क्या होगा, तो कॉसेक ए बराबर लिख सकते हो √2 बच्चों, ठीक है। और साइन ए का वैल्यू ले सकते हो 1/√2 होता है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो सेक ए यानी सेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा √2 माइनस, अच्छा कॉस देखो तो 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों 1/√2, ठीक है बच्चों। अब tan 45 का मान क्या होता है बच्चों 1 और फिर यहाँ भी tan 45 कितना 1, क्योंकि हम थीटा बराबर 45 डिग्री ले लिए हैं। अब देखो तो बच्चों यहाँ √2 कितना होगा 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1/√2, यहाँ भी 1/√2 और यहाँ कितना बच्चों 2। अब देख सकते हैं बच्चों √2 टकराएगा तो कितना होगा 2 और 2 कैंसिल हो गया, इस सवाल का उत्तर क्या है 1। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप एंगल बेसिस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पढ़ेंगे। एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 10 है। अगर आपको टेस्ट में अगर देख सकते हैं क्वेश्चन अगर थोड़ा मिसप्रिंट होगा तो उसको मैनेज किया जाएगा स्टूडेंट्स। एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 10 है और उसका एक विकर्ण दिया 16। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, यानी रोम्बस की बात कर रहा है। रोम्बस हम लोग बोलते हैं यानी समचतुर्भुज। स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट्स हमने एक रोम्बस बनाया, समचतुर्भुज बनाया, तो आप सभी लोग को पता होगा कि चतुर्भुज की समचतुर्भुज की आपस में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे समचतुर्भुज की विकर्ण, एक विकर्ण D1 हमने ले लिया और दूसरा विकर्ण D2 ले लिया। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी लंबसम विभाजित करते हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे और बाइसेक्ट करते हैं, यानी जितनी इस भुजा की माप होगी उतनी इसकी माप होगी और जितनी इस भुजा की माप होगी उतनी इस भुजा की माप होगी। और कैसे बाइसेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, कहने का मतलब कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। अच्छा ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि समचतुर्भुज है, यहाँ हमने नोमेनक्लेचर किए A, यहाँ नोमेनक्लेचर किए B, यहाँ C, यहाँ D। नामकरण करने के बाद यहाँ हमने लिया कि O बिंदु पर कटता है। आप देख सकते हैं समचतुर्भुज के भीतर 4 समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, AOB, दूसरा ABOC, तीसरा COD और चौथा AOD, यानी 4 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है बच्चों। और जो चारों त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, समकोण त्रिभुज हो रहा है। देखो बच्चे थोड़ा सा प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान पे है तो मुझे नहीं लगता कि समचतुर्भुज का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इसे बनाने के लिए कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप कितना दिया है 10, यानी ये भुजा दिया है कितना है बच्चों 10, तो ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा बच्चों 10
और ये भी कितना 10, उसका कोई एक विकर्ण दिया गया कितना बच्चों 16 दिया गया, यानी विकर्ण कोई एक विकर्ण यानी D1 दिया गया है 16 या D2 दिया गया है, तो हमने माना D1 16 दिया गया है, यानी इसका मतलब जब 16 है तो ये दो बराबर भाग में बट कर ये कितना बच्चों 8 और ये भी कितना बच्चों 8। चलो अब देखो तो समचतुर्भुज में, इस समचतुर्भुज में बात करो कि समचतुर्भुज में जो छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है AOB, उसमें एक भुजा कितना है 10, एक भुजा कितना है 8। अब इस भुजा के बारे में मालूम करना है, तो देखो तो यहाँ 90 डिग्री के सामने यहाँ कितना है 10, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। ट्रिपलेट आप लोग जानते हो कि ट्रिपलेट अभी मैंने बताया था 6, 8 और 10, 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट होता है। तो देखो तो यहाँ एक भुजा 10 है, एक भुजा 8 है, तो यहाँ निश्चित तौर पर कितना होगा 6। आप चाहो तो निकाल सकते हो। निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि देखो ये कर्ण हुआ और ये कर्ण में से ये लंब घटा दो, तो 10 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स 100, 8 का स्क्वायर कितना 64, 100 में से 64 घटे तो कितना 36, और 36 का वर्गमूल कितना 6। जब ये भुजा अगर 6 है तो ये भी भुजा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी एक विकर्ण हमको पता हो गया D1 दिया हुआ था पहले से कितना दिया गया था 16, और D2 हमको मालूम हो गया निकालनी हम लोग, D2 कितना निकाले स्टूडेंट्स 12। तो हमसे पूछ रहा है एरिया, क्या पूछ रहा है एरिया, तो एरिया हम लोग जानते हैं एरिया होता क्या है रोम्बस का, तो 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 का मान, तो D1 कितना है स्टूडेंट्स 16, और D2 का मान, तो D2 कितना है स्टूडेंट्स 12। अब देखो 2 इसको कितने बार में 8 बार में, और 12 में 8 से गुना कर दो तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 96। इस सवाल का सही उत्तर हुआ 96। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो बस आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भुजा हमको पता था कि समचतुर्भुज की भुजा दिया था 10, यानी प्रत्येक भुजा 10 होगी, और एक विकर्ण दिया था 16, यानी ये 8 ये 8। तो देखो यहाँ इमेजिन कर लो स्टूडेंट्स कि ऐसा बन रहा है, ठीक है। हम छोटे वाले त्रिभुज को अलग कर दिए, ये दिया है कितना स्टूडेंट्स 10 और ये दिया है 8, तो ये निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा 6 निकाल सकते हो। ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट लगा लो, नहीं तो ये निकालने के लिए इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ देखो 100 और यहाँ स्टूडेंट्स 64 यानी 36, और 36 का वर्गमूल कितना स्टूडेंट्स 6। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि यदि इन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज, समबाहुभुज कहने का मतलब कि पॉलीगन, और किस तरह का पॉलीगन स्टूडेंट्स, तो पॉलीगन हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो रेगुलर पॉलीगन पढ़ते हैं। रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग कभी भी इरेगुलर पॉलीगन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग जब भी अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में, यानी समबाहुभुज। तो इन भुजाओं वाला एक समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण के दुगना है, तो बताएं इनका मान क्या होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है तो बोलता है इनका मान क्या होगा, यानी वो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के बारे में पूछ रहा है कि इन भुजा वाला एक समबाहुभुज है, एक समबाहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों n, जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कहने का मतलब इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है, यानी एक्सटीरियर एंगल के दुगना है। तो बताएं आपको इन का मान बताना है कि इन का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स मैसेज ये देना था कि जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप अभी तक जो टेस्ट देते थे तो उसमें मैथ और करंट जीके जीएस का जो क्वेश्चन होता था उसमें अब हम लोग इंग्लिश भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे इंग्लिश आशीष सर आपको वोकैब के लिए एक स्पेशल क्लास लेंगे और कुछ अलग नए अंदाज में वो आपको हमेशा सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान पे रखना है कि वोकैब के जितने भी उनके पास अलग कंसेप्ट है वो आपके पास। तो आप बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, क्या है कि एक समबाहुभुज थी जिसके प्रत्येक जो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n दिया गया और प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण के दुगने होते हैं। तो आपसे पूछा है बताएं भुजाओं की संख्या क्या हो। तो स्टूडेंट्स ये आप जान लो एक स्पेशल कंसेप्ट क्या है कि ये आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच जो रेशियो होता है वह n-2/2 होता है। ये बहुत ही बेजोड़ कंसेप्ट है स्टूडेंट्स और काफ़ी आपको समय की बचत होगी। ये ध्यान पे रखना स्टूडेंट्स कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच जो रेशियो होता है n-2/2।
ये रेशियो, ये अंतःकोण और ये बाह्यकोण। आपको क्या दिया गया कि जो इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल के, यानी जो अंतःकोण है वह बाह्यकोण का कितना है, दुगना। यानी देखो तो स्टूडेंट्स, बाह्यकोण अनुपात में अगर 1 तो अंतःकोण कितना है, दुगना। देखो तो अंतःकोण बाह्यकोण का कितना दिखा है, दुगना, क्योंकि बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण बाह्यकोण का कितना है, दुगना। तो ये अंतःकोण बाह्यकोण का कितना दिखा दिए, दुगना। अब देखो तो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो n - 2 इक्वल टू कितना, 4, इसलिए n इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, 6। यानी हमारा सवाल का उत्तर सही क्या है, 6। यानी उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। तो अगले हम लोग सेट में फिर से एक नई मैथ और कंसेप्ट लेकर फिर से आपके पास आएंगे। और स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा कि जो भी क्वेश्चन अगर मिसिंग होगा तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि जो नेक्स्ट हम लोग टेस्ट देंगे तो उसमें कम से कम में डाटा मिसिंग हो, और मैं पूरा सुधार करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आज यहीं तक।